हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये नोट्स मैंने अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन बनाए थे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं उनके नोट्स हैं। आप अगर इन नोट्स को पढ़ के जाते हो तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है आपका, इससे लगभग मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन बेसिकली आप जनरली एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और सेम एरिया पर रह करके जब इंटरब्रीड करते हैं, मतलब वहीं पर बच्चे पैदा करते हैं, तो उस प्रोसेस उस जो प्यूपिल्स हैं, नंबर ऑफ़ प्यूपिल्स को हम पॉपुलेशन कहते हैं, जो कि सेम एरिया पर रह रही है। ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या है? जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं प्यूपिल्स की, उनके कल्चर की, उनके स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उनकी डेंसिटी की, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इन एन एरिया ओवर टाइम। मतलब किसी भी समय में जब किसी भी जगह की पॉपुलेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, उसको हम क्या कहते हैं? बढ़ने को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। तो ग्रोथ रेट क्या होती है? देखो, जो भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, सारे आपके एग्जाम में आए हुए पॉइंट है। तो ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट जब हम निकालते हैं किसी भी पॉपुलेशन की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ बर्थ रेट क्या है, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोग मरे, मतलब कितने बच्चे पैदा हुए माइनस कितने लोग मरे, प्लस इमिग्रेशन, कितने लोग आए, माइनस एमिग्रेशन, कितने लोग अपनी कंट्री से बाहर गए। ठीक है। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब बाहर की कंट्री से कितने लोग हमारे देश में पलायन किया जिन लोगों ने, और जो लोग हमारी कंट्री से दूसरे देश में गए उसको हम कहेंगे एमिग्रेशन। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ रेट। ठीक है। याद कर लेना फॉर्मूला, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। इमी का मतलब होता है इन होना, अपने देश में इन होना। एमिग्रेशन मतलब एग्जिट होना, MEI से आप याद कर लेते हो, कर लेना एग्जिट। ठीक है। अब हम आगे बढ़ें। Up to 750 the global population remained at a constant level depicting stage 1 of the demographic revolution। मतलब 1750 तक अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की कह सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो है कांस्टेंट लेवल पे रही थी। बहुत ही जितनी ज़्यादा बर्थ रेट थी उतनी ही ज़्यादा डेथ रेट थी, तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहा करती थी। अगर हम बात करें 1750 से लेकर के 1950 तक एक माइनर इंक्रीज होता है। दिस इज द इंडिकेशन रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड स्टेज। एंड आफ्टर 1950 के बाद एक बहुत ज़्यादा एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है ग्लोबल पॉपुलेशन में, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कर्व से। अब आप देखते हैं, आइए कि जे कर्व क्या होता है। तो जे कर्व यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए जे कर्व क्या, आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1750 तक जो पॉपुलेशन है बहुत माइनर चेंज है, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है, एज ए कांस्टेंट लेवल दिखा रहा है। 1750 से लेकर के 1950 तक भी बहुत कम इंक्रीज़ हुआ है, एक माइनर सा इंक्रीज़ आपको दिख रहा होगा, बहुत कम इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन 1950 के बाद जैसे ही हम जाते हैं तो एक एक्सपोनेंशियल, एक बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज़ देखने को मिलेगा ग्लोबल पॉपुलेशन में। तो एक तरीके से ये जे कर्व बना रहा, उल्टा जे कह सकते हो, ये जे कर्व यहाँ पर बना रहा है, या आप इस तरीके से अगर बनाओगे तो जे कर्व बनना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब इसके बाद जब प्रेजेंट की सिचुएशन देख रहे हो तो प्रेजेंट में हो क्या रहा है? प्रेजेंट में पॉपुलेशन जो है अभी कांस्टेंट है, ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो एस शेप्ड कर्व बनना है, यहाँ पर इस तरीके से मुड़ रही है, तो ये इस तरीके से एस शेप्ड कर्व बनना है, ये एस शेप कह सकते हो, इस तरीके से एस शेप्ड कर्व बनना है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी क्या है? अब क्या देखो, लोग कई सारी अवेयरनेस गवर्नमेंट के द्वारा फैलाई जा रही है। ठीक है। कई सारी पॉलिसीज़ ऐसी लाई जा रही हैं जिससे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ ना हो। तो ये समझा जा रहा है कि अब आगे आने वाली पॉपुलेशन क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, या हो सकता है कि डिक्लाइन हो पॉपुलेशन में। ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है। तो तभी यहाँ पर क्या हो रहा है? एस कर्व बनना है। ठीक।
आगे हम बात करें तो द एस कर्व डिनोट्स द एंट्री लेवल ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन इंक्रीज इज बोथ द कोज एंड इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज क्यों हुआ, क्या रीजन है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज के आगे? भाई देखो होता क्या है, डेथ रेट कम हो रही है, ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि कई सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने लगे थे, कई सारे हॉस्पिटल्स बनने लगे थे, कैंसर की दवा बनने लगी थी, कई सारी चीज़ें ऐसी होने लगी थी जिससे कि लोगों की लाइफ स्टाइल जो है बढ़ी, मतलब लोगों की लाइफ बढ़ी। तो उससे क्या हुआ, बर्थ रेट तो ज़्यादा हो गई लेकिन डेथ रेट जो है आपकी कम होती गई। इसीलिए जो है रीजन एक माना जाता है कि पॉपुलेशन में जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है 1950 के बाद में, वो ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज द होम्योस्टैटिक प्लेट्यू और न्यू माल्थुशियन अप्रोच विद एटलीस्ट 3 वेल डिमार्केटेड एस कर्व। तो इसको हम क्या कह सकते हो, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं होम्योस्टैटिक प्लेट्यू। एक प्लेट्यू की तरह दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट जो है हो रही है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेट्यू की तरह दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं होमोस्टैटिक प्लेट्यू और न्यू माल्थुशियन अप्रोच, ठीक है। तो ये क्यों हुई है, देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो गई थी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कई सारे कारण, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, लोगों को पर्याप्त मात्रा में अनाज खाने को मिलने लगा था। मेडिकल रिवोल्यूशन था, कई सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए थे, कई मेडिकल इक्विपमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ठीक है, मेडिकल में। और आईटी रिवोल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कई सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आने लगी तो लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी होने लगी और कह सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगी, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ। आगे हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1950 तक आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन जो है बिल्कुल एक तरीके से कांस्टेंट रही है, बहुत माइनर इंक्रीज हुआ है। और 1950 के बाद में जो है एकदम से पॉपुलेशन बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण लोगों को पर्याप्त मात्रा में अनाज खाने को मिलने लगा। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो मेडिकल रेवोल्यूशन हुआ था। तो मेडिकल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी सुविधाएं मिली, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे होने लगे, तो डेथ रेट कम होने लगी। फिर फाइनली जो है आईटी रेवोल्यूशन यहाँ पर आ गया। तो इसी को हम कहते हैं एस कर्व या होम्योस्टैटिक प्लेट्यू या न्यू माल्थुशियन अप्रोच, ठीक है। अब हम बात करें कि एनालिसिस अगर हम करें पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल पॉपुलेशन है जो हम देखें 8000 BC, मतलब 8000 बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट के 8000 साल पहले, तो वहाँ पे देखोगे तो उस समय जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 मिलियन थी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें उस टाइम कितनी थी, 4 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर एरिया पर 4 पर्सन रहा करते थे, ठीक है। हाई बर्थ रेट थी और डेथ रेट भी उसी हिसाब से हाई थी, तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहा करती थी। टोटल पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ क्राइस्ट 200 से 300 मिलियन। जब क्राइस्ट का टाइम आया, जो है जब क्राइस्ट पैदा हुए थे कह सकते हो, तो जो है 200 से 300 मिलियन उस टाइम तक पॉपुलेशन पहुंच चुकी थी। और 1650 आते आते ये जो है 500 मिलियन तक पहुंच जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, इंडिया में 1901 में 23 थी और 2001 में जो है 65 यहाँ पे बढ़ के हो गई थी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पे अगर आप देखो ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 1963 में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो 2.9% थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इसी 1963 में हुई थी। उसके बाद में आप देख रहे हो कि ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती जा गई बिकॉज ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज़ ऐसी आ गई, कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, तो पॉपुलेशन जो है ग्रोथ कम हुई। 1975 में 1.75% रही थी और 2009 में ये 1.13% रही थी, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ये यहाँ पे ग्राफ दिखाया जा रहा है, तो 1830 के आसपास जो है पॉपुलेशन आपको 1 बिलियन दिखेगी, 1 बिलियन पॉपुलेशन दिखेगी। और अगर आप 1930 पे जाओगे तो 2 बिलियन और 1960 में जो है 3 बिलियन। तो यहाँ पर आप गैप देख सकते हो याद करने के लिए। 1830 से अगर आप 1930 के पास बढ़ रहे हो तो 100 साल बाद पॉपुलेशन जो है दुगनी हो गई है। यहाँ पे 1830 से 1930 में देखोगे तो 1 बिलियन से 2 बिलियन पहुँच गई है। और अगर हम बात करें 1930 से 1960 तो यहाँ पे 30 वर्ष के बाद पॉपुलेशन 3 बिलियन पहुँच गई। और 60 से 75 पे जाओगे तो 15 वर्ष के बाद 4 बिलियन पहुँच गई। तो आप ये
चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि भाई अब क्या है, टाइम कम हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ रही है। अब यहाँ पे 75 से 87 के पास जाओगे तो 12, और 87 से इसके पास जाओगे तो अगेन यहाँ पर जो है आपको 12 ईयर मिलेंगे। फिर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपको 13 ईयर मिलेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हो कि पॉपुलेशन जो है टाइम के बढ़ने के साथ साथ, टाइम तो कम हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये आप लर्न कर लेना। वैसे तो आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आप लर्न कर लेना, क्योंकि सब पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किस ईयर में हुई थी, तो 1963 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है? तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ 3 टाइप्स के होते हैं। या तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, या स्टैग्नेशन होगा, पॉपुलेशन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या नेगेटिव ग्रोथ होगी, मतलब पॉपुलेशन कम होगी। तो ग्रोथ अगर हम बात करें पॉजिटिव ग्रोथ की, तो पॉजिटिव ग्रोथ जो है यूएस और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, लोग बाहर से जॉब करने के लिए वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। अगर आप देखोगे यूएस या ऑस्ट्रेलिया जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे जॉब करने के लिए मैक्सिमम लोग पहुँचते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। स्टैग्नेशन क्या है? जो साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है आपको स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा, बहुत कम जो है ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, या कह सकते हो कांस्टेंट रहेगी वहाँ पे ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ की बात करें तो रशिया है, नॉर्वे है, स्वीडन है, रोमानिया है। तो ये एक ऐसी कंट्रीज़ है कि यहाँ पर आप देखोगे तो कि यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, पीपल्स यहाँ पे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है 3 टाइप्स की है, और ये आपको याद करना है कि पॉजिटिव ग्रोथ जो है यूएस ऑस्ट्रेलिया में है, और स्टैग्नेशन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में, और नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी रशिया, नॉर्वे, स्वीडन और रोमानिया में। ठीक है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ की बात करें तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ का मतलब होता है अगर ग्रोथ रेट 3% से ज़्यादा है तो उसे हम एक्सप्लोसिव ग्रोथ कहते हैं। तो जो अफ्रीकन कंट्री जैसे नाइजीरिया है, युगांडा है, यहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रैपिड ग्रोथ, अगर ग्रोथ रेट जो है 2 से 3% के आसपास है तो वह उसको हम रैपिड ग्रोथ कहेंगे, जैसे पाकिस्तान है, मालदीव और नेपाल। मॉडरेट ग्रोथ जो है 1 से 2% के बीच में होती है, जो कि हमारे भारत में पाई जाती है। भारत और इंडिया जो है हमारा मॉडरेट ग्रोथ रेट में है। अब अगर हम बात करें स्लो ग्रोथ रेट, तो स्लो ग्रोथ रेट जो होती है 0 से 1% तक होती है, जो आपकी कहाँ मिलेगी? अर्जेंटीना में मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन इन 2100, मतलब 2100 ईस्वी तक कौन कौन सी कंट्री जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन जिस कंट्री में होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है इंडिया, 2100 ईस्वी तक इसमें 1.5 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। चाइना की 1 बिलियन पहुंच जाएगी अभी के हिसाब से, हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाइजीरिया फिर रहेगा, फिर यूएस, फिर DR कॉन्गो, फिर पाकिस्तान, इंडोनेशिया। बस ये याद कर लो, टॉप 5 याद कर लो। इंडिया है, फिर आपका चाइना है, फिर आपका नाइजीरिया, इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, फिर आपका यूएस है, और देन आपका DR कॉन्गो है, और लास्ट वन याद कर लो पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखो विडाल डी ला ब्लासे ने क्या कहा था कि जो रिवर्स है वो इनवाइट करती है पॉपुलेशन को। इम्पॉर्टेंट कथन है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जहाँ पे रिवर्स होगी वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बिकॉज वहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज उनको मिलेंगे। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक्यूमेने और नॉन एक्यूमेने। ठीक है, तो एक्यूमेने क्या होता है? अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो है 100%, 1 किलोमीटर स्क्वायर पे अगर 100% से ज़्यादा है तो उसको हम एक्यूमेने कहेंगे। और नॉन एक्यूमेने अगर 10% लेस देन 10 है तो उसको हम नॉन एक्यूमेने कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, एक्यूमेने मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया पर किलोमीटर स्क्वायर इज अबव 100 एंड नॉन एक्यूमेने लेस देन 10। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब नॉन एक्यूमेने में भी आपका क्या आ जाता है? स्पोरेडिक और अनहैबिटेबल। ठीक है, स्पोरेडिक और अनहैबिटेबल। स्पोरेडिक में क्या आ जाता है? ट्रांसह्यूमेंस और वॉइड। स्पोरेडिक का मतलब क्या है? स्पोरेडिक का मतलब है जहाँ पर कुछ थोड़े बहुत लोग रहते हैं। ट्रांसह्यूमेंस होता है मतलब लोग एक जगह रहते हैं फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। और अनहैबिटेबल मतलब जो बिल्कुल खाली सा रहता है, बहुत
कम लोग वहाँ पर रहते हैं, 1-2% यहाँ पर रहते हैं। तो आपको पता चल गया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का, एक्यूमेने और नॉन एक्यूमेने। एक्यूमेने में क्या है 100% पर स्क्वायर किलोमीटर होता है, और नॉन एक्यूमेने में 10% लेस देन 10% पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और नॉन एक्यूमेने जो होता है स्पोरेडिक और अनहैबिटेबल होता है। स्पोरेडिक में आता है ट्रांसह्यूमेंस, जहाँ पे स्पोरेडिक का मतलब होता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं बस वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, ठीक है। अनहैबिटेबल मतलब वाइड वो हमेशा खाली रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लें रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी रीजन्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस आपका बन सकता है कि वर्ल्ड के हाई डेंसिटी रीजन्स के बारे में पहचानो। तो पहला है ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, नील वैली, वेस्ट यूरोप और ईस्टर्न लिटोरल एंग्लो अमेरिका, और मेट्रोपॉलिटन रीजन ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड फ्यू आइलैंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी ईस्ट एशिया में कौन कौन से, स्पेशली चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया और बांग्लादेश है। बात करें हम रीजन्स विद मॉडरेट डेंसिटी, तो आपका सवाना लैंड्स ऑफ ब्राज़ील, यहाँ पे आपको थोड़े बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे, और सेवरल प्लेट्यू एरियाज़ हैं, ठीक है। फर्टाइल सॉइल ऑफ सब ह्यूमिड कंडीशन, मतलब फर्टाइल सॉइल रीजन्स जहाँ पे सब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये आपके रीजन्स विद मॉडरेट डेंसिटी हैं। नॉन एक्यूमेन के बारे में बात करें, नॉन एक्यूमेने तो मैंने बताया था, नॉन एक्यूमेने का मतलब क्या होता है, अगर 10 से कम पर्सन किसी पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर निवास कर रहे हैं तो वो नॉन एक्यूमेने होता है। नॉन एक्यूमेने, और जो एक्यूमेने होता है वो क्या है, एक्यूमेने का मतलब होता है अगर 100 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर निवास कर रहे हैं तो वो एक्यूमेने होता है। तो नॉन एक्यूमेने रीजन मतलब बहुत कम, 10 से भी कम लोग जहाँ पे निवास कर रहे हों, तो वो लो लैटिट्यूड रीजन्स जैसे सैलवास रीजन्स होते हैं, ठीक है, अमेजन बेसिन्स हैं, साउथ वेस्ट अफ्रीका रीजन है, जायरे बेसिन है, बोर्नियो आइलैंड है, ये नॉन इक्यूमेने रीजन्स हैं। हाई लैटिट्यूड रीजन्स जैसे अबव, जैसे नॉर्थ में देखोगे, नॉर्थ में अगर 60 डिग्री के ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि हाई लैटिट्यूड रीजन्स जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। और हाई टेम्परेट रीजन्स हैं, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट, जहाँ डेंस फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे भी आपको कम लोग देखने को मिलेंगे, और हाई लैटिट्यूड रीजन्स हैं वहाँ पर भी आपको कम लोग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें स्पोरेडिक जो इक्यूमेने होता है, ठीक है। तो स्पोरेडिक इक्यूमेने में क्या होगा आपके, जैसे लार्जर ओएसिस ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया है, आइलैंड ऑफ जावा एंड फिलीपींस हैं, आइसोलेटेड टाउन्स ऑफ कॉन्गो एंड अमेजन बेसिन है, मेकोंग डेल्टा, मेसोपोटामिया एंड तुरानियन जो प्लेन्स हैं, यहाँ पर आपको स्पोरेडिक इक्यूमेने देखने को मिलेगा। और स्पोरेडिक क्या है मैंने आपको ऊपर बता दिया है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.21 बिलियन है, ठीक है। लगभग 17 जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 17.5% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की, और अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो 2.4% है टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया का। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में, इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखें तो वो जो 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे यूएसए, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान को मिलाकर जितनी पॉपुलेशन बनेगी उतनी पॉपुलेशन आपकी इंडिया की है। तो आप सोच सकते हो कितनी पॉपुलेशन है। इन टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में बात करें तो इंडिया की जो रैंक आती है वो 7th आती है। तो पहले पे है रशिया, फिर है आपका कनाडा, फिर आपका चाइना है, फिर आपकी यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, देन ऑस्ट्रेलिया, एंड आफ्टर डैट जो है आपका अपना इंडिया आ जाता है 7th पोजीशन पे। इंडिया जो है हर साल लगभग 17 मिलियन पीपल ऐड कर रहा है अपनी पॉपुलेशन में, और इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक। ग्रोथ रेट इसकी 0.99% है पॉपुलेशन की। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में बात करें तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चे जीवित रहते हैं। जब 1000 बच्चे पैदा हुए तो उन पर कितने बच्चे बच्चों की मृत्यु हुई, कितने बच्चों की डेथ हुई, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो लगभग 26.6 है, अप्रॉक्सीमेटली 27 आप कह सकते हो। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो इंडिया की एवरेज मिला करके वो 70 साल है। और मेल की अगर देखोगे तो 69.2 ईयर है, फीमेल की ज़्यादा है, 71.8 ईयर है, ध्यान रखना है।
और रूरल पॉपुलेशन जो भारत में निवास करती है वो 65% है, और अर्बन पॉपुलेशन जो हमारी 35% है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय स्टेट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किसी भी स्टेट की वो है यूपी, फिर है आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है आपका एमपी। तो ये आपको क्रम जरूर ध्यान रखना है, पूछ लेता है। ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 ध्यान रख लो। सिक्किम सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है, फिर आपकी मिजोरम है, फिर आपकी अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, बिहार की है, वो कितनी है, 1106 डेंसिटी है। फिर आपकी वेस्ट बंगाल की है 1028 है, फिर आपकी केरला की है जो कि 859 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टॉप 5 याद कर लो। बिहार 1106, फिर वेस्ट बंगाल 1028, केरला की है 859, यूपी की 828 और हरियाणा की है 573। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, देन हरियाणा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम लीस्ट डेंसिटी है। देखो, लीस्ट पॉपुलेशन तो सिक्किम की है, लेकिन लीस्ट डेंसिटी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की है, देन मिजोरम है, देन सिक्किम है। ठीक है, ध्यान रखना है। स्टेजेस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम देखें, बात करें कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस तरीके से हुई है, कितनी स्टेजेस में हुई है। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बेसिकली 4 स्टेज, किसी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले फेज़ 1 की। तो फेज़ 1 में बात करें तो पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ होगी बहुत कम होगी, बहुत ना के बराबर ग्रोथ होगी, नोन एज द प्रिमिटिव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब पहले क्या होता था, डेथ रेट भी ज़्यादा थी और बर्थ रेट भी ज़्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पर वेरी हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि फेज़ 1 में डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होगी और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप देखोगे 1921 रिकॉर्डेड एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एपिडेमिक्स, फिमाइंस, डॉट्स, लाख्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स डाइड इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस फेज़ 1 में एक्सपेक्ट की जाती थी। फेज़ 2 जो होता है 1921 से 1951 तक होता है, इसको हम पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ भी कहते हैं। इंडिया जो है एंटर्ड सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी। ठीक है, इंडिया जो है आपका इस समय प्रेजेंट में सेकेंड स्टेज में है। ठीक है, द बर्थ रेट वाज स्टिल हाई बट द डेथ रेट रिड्यूस्ड। यहाँ पर बर्थ रेट जो है ज़्यादा होती है और जो है डेथ रेट कम हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखने को मिलती है, वैक्सीनेशन होता है जो है पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए, मेडिकल रेवोल्यूशन यहाँ पे आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेथ रेट कम हो गया जाएगी और पीडीएस सिस्टम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लागू कर दिया जाता है ड्रॉट प्रोन एरिया में। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 251 टू 361, यहाँ पर पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 110 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। फेज़ 3 की हम बात करें तो 1951 से 1981 में आता है और इसको हम फेज़ ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, रिफर्ड एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट जो है यहाँ पे गिर जाती है और फर्टिलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और पॉपुलेशन जो है 361 से 683 मिलियन हो जाती है कब, 1981 में। ठीक है, फेज़ 4 में देखोगे तो पीरियड ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद ए डेफिनेट साइज ऑफ स्लोइंग डाउन। मतलब यहाँ पे क्या है, 1981 के बाद में पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी हालांकि, बट पहले के कंपेयर में कम बढ़ेगी। तो इसको हम 3rd स्टेज ऑफ मॉडल ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी कहते हैं। ग्रोथ रेट वाज स्टिल हाई बट इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर 1981। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR को रिड्यूस करना था कितना, 2.1 चिल्ड्रन पर वूमेन। तो TFR 2.1 कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। देखो TFR जो है यहाँ पर 2.1 थी। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव
इज़ टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, 2045 तक एक हमें स्टेबल पॉपुलेशन को अचीव करना है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबल करना है। मेकिंग स्कूल एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स की एज तक जो है जो स्कूल की फ़ी है कंपलसरी, स्कूल एजुकेशन कंपलसरी और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। डिक्रीजिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 पर 1000, देखो 30 तक रिड्यूस करना है, 30 पर 1000 लाइव बर्थ। रिड्यूसिंग द मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट 1000 पर 1 लाख बर्थ, ठीक है, ध्यान रखना है। एनकरेजिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, ठीक है। अचीविंग 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% डिलीवरीज बाय द ट्रेन्ड पर्सन्स। अटेनिंग 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, बर्थ एंड डेथ मैरिजेज। द लॉन्ग टर्म गोल टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन बाय 2045, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ें। कमेटी रिलेटेड टू पॉपुलेशन, तो कौन कौन सी कमेटी थी आपकी, राधा कमल मुखर्जी कमेटी 1940, भोर कमेटी 1943, बट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 96, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी कमेटी 1952 में आई थी। सेंट्रल पॉपुलेशन प्लानिंग बोर्ड 1956 में। इन 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। 1976 में जो है गवर्नमेंट ने फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को अनाउंस किया था, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आई थी वो 1983 में आई थी। तो बेसिकली लर्न करना कुछ नहीं है, ठीक है। लिटरेसी ऑफ मदर के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखोगे TFR कितनी है। इलिटरेट की जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 3.5 है। बिलो मिडिल स्कूल की 2.7 है। मिडिल स्कूल टू मेट्रिकुलेशन की 2.2 है, और मेट्रिकुलेशन एंड अबव की 2.08 है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो NFHS का जो सर्वे आया है 2019 से 21 वाले में, तो सबसे ज़्यादा तो TFR है वो बिहार की है, फिर मेघालय की है, फिर यूपी की है। तो TFR मतलब क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो वो TFR सबसे ज़्यादा किसकी है, बिहार की है, फिर आपकी है मेघालय की कितनी है 2.9, देन आपकी यूपी की है 2.4, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपकी झारखंड की 2.3 है। सेक्स रेशियो की बात करें अगर हम, तो सेक्स रेशियो इन इंडिया सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है, केरला का है, देन चंडीगढ़ का है, और देन वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा। ध्यान रखना पहले पे क्या है, केरला, फिर है चंडीगढ़, देन वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, और सबसे कम पे देखोगे तो हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात का है। ये आपको याद कर लेना। केरला का कितना है 967 है, चंडीगढ़ का 961 है। तो अब हम बात कर लें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी टाइप्स की होती है। तो सबसे पहली डेंसिटी जो होती है वो है अरिथमेटिक डेंसिटी, ठीक है। तो अरिथमेटिक डेंसिटी क्या होती है, अरिथमेटिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन और लिख जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, अपॉन टोटल एरिया। पर टोटल एरिया पर कितनी पॉपुलेशन निवास कर रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक डेंसिटी हो जाएगी। वर्ल्ड एवरेज जो डेंसिटी है वो 45 से 50 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, और इंडिया की जो एवरेज डेंसिटी है वो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन मतलब टोटल फार्मर्स की जो संख्या है अपॉन टोटल कल्टिवेटेड एरिया, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी। टोटल पॉपुलेशन, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेटेड एरिया, कितना एरिया पे खेती हो रही है, कल्टीवेशन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल डेंसिटी कहेंगे। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है, वो होती है आपकी टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेबल लैंड, उसको हम कहेंगे जो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे तो इजिप्ट की जो एवरेज अरिथमेटिक डेंसिटी है वो 70 पर्सन्स पर किलोमीटर है, बट फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मतलब 35,000 पर्सन्स है। मतलब वहाँ के जो इजिप्ट के लोग हैं वो मैक्सिमम खेती पर डिपेंड है, लैंड कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कल्टिवेटेड लैंड, लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कल्टिवेबल लैंड बहुत कम है, ठीक है। और अगर इसकी अरिथमेटिक डेंसिटी की बात करोगे तो 17% पर किलोमीटर है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो है मैक्सिमम भूमि जो है बंजर के रूप में है, ठीक है।
अगर हम बात कर लें कंसंट्रेशन इंडेक्स के बारे में, तो कंसंट्रेशन इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअली डेंसिटी ऑफ ए प्लेस और एवरेज डेंसिटी ऑफ ए प्लेस। कंसंट्रेशन इंडेक्स क्या कहते हैं? इज डिफाइंड एज द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ ए प्लेस अपॉन एवरेज डेंसिटी ऑफ ए प्लेस। एक्चुअल डेंसिटी ऑफ ए प्लेस अपॉन एवरेज डेंसिटी ऑफ ए प्लेस। अगर कंसंट्रेशन इंडेक्स 1.5 से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे हाई कंसंट्रेशन, उस एरिया में जो है भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। और CI अगर कंसंट्रेशन जो है इंडेक्स 1.5 से कम है तो उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ लो, कम लोग होंगे, कम लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो आपके फिजिकल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में कौन कौन से आ जाते हैं? आपके कोस्टल एरियाज़ और रिवर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे कोस्टल एरिया और रिवर्स होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, रिसोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ अरेबल लैंड एंड वाटर, तो इन पर डिपेंड करती है आपकी पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ें अच्छी होंगी, क्लाइमेट अच्छी होगी, वाटर और लैंड अच्छे से अवेलेबल होगा, फर्टाइल होगा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। एज ऑफ सिविलाइजेशन भी मैटर करती है। द ईस्टर्न चाइना प्लेन एंड इंडो गंगेटिक प्लेन हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर भी पॉपुलेशन को अट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन एनी एरिया। ठीक है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे फर्टिलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, माइग्रेशन है, ये भी आपके जो है कंसीडर किए जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। ठीक है, कहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट कहाँ कम है, लोग वहाँ ज़्यादा जाना प्रीफर करेंगे। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि जहाँ फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगी वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, जहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा होगा उस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे US है, US में मोस्टली लोग जो है माइग्रेशन से जाते हैं। कल्चरल फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर होगा वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेवलपमेंट जहाँ पे ज़्यादा होगा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन है जहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद हम बात करें एक्सेसिबिलिटी, अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एडवांस सोसाइटीज़ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। एक्सेसिबिलिटी का मतलब यह है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर आप जॉब मिलने में आसानी होगी, तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ज़्यादा होगी। रेस्ट्रिक्शन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज़, जहाँ पे आप जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते तो वहाँ उस कंट्री की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कंट्री में आवागमन तो होता नहीं है, तो वहीं पे जो है या तो आपकी कांस्टेंट रहेगी या कम होगी या ज़्यादा रहेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ना तो वहाँ से उस कंट्री से कोई जा पाएगा, ना ही कोई कंट्री की तरफ आ पाएगा। बात करें अगर हम सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आप देख सकते हो कि अगर राजनीति की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में आप देख सकते हो, तो वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर, वहाँ कोई नहीं जाना चाहता है, वहाँ पे एमिग्रेशन होता ही नहीं है। सोशल फैक्टर भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। तो दे आर द सम टॉपिक्स विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द UGC नेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी कुछ थोड़ा एक वीडियो और इसका और आएगा, तो उस वीडियो में आपकी सारी जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेसिक नोट्स हैं। ठीक है, आपका क्विक रिवीजन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।